आज देश की टॉप परीक्षा यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं। टॉप 5 में 4 महिलाएं हैं। सोचिए मनुस्मृति कितना गंदा था और मनु कितने खराब थे। अगर इस देश में 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल न खोला होता तो क्या टॉप 5 में 4 महिलाएं होती। उसके बाद भी सोचिए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के फिल्म पर रोक लगाई जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो चार जो ये टॉप महिलाएं हैं ये सब सवर्ण समाज की हैं। टॉप पहले नंबर पे ब्राह्मण समाज की महिला हैं। तो सोचिए सावित्रीबाई फूले के स्कूल खोलने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि दरअसल बाबा साहेब दलितों के मसीहा नहीं थे। ये सबसे बड़ा झूठ है। बाबा साहब इस देश के महिलाओं के मसीहा थे, जिन्होंने उन्हें वोट का अधिकार दिया जो स्विट्जरलैंड में बाद में मिला। उन्होंने मैटरनिटी लीव तक दिया जो दुनिया के दूसरे देशों में बाद में मिला। इतना ही नहीं, सोचिए बाबा साहेब ने बराबरी का अधिकार दिया, एजुकेशन का अधिकार दिया। उसी बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, साहू जी मॉडल को लागू किया। और उसी आरक्षण का सोचिए, कम से कम अब जो लोग इस देश के 90% लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। अगर 10% सवर्ण आबादी भी मान ले तो वो आंकड़ा कितना पहुंचता है, लगभग 14 करोड़। अब बताइए वो 14 करोड़ सवर्ण समाज के वो लोग हैं जिनका सिस्टम पर कब्जा है। मीडिया में वो हैं, जुडिशियरी में वो हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो हैं। इस देश के सबसे ज़्यादा टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी, आईआईएम में वो पढ़ रहे हैं। इस देश के टॉप यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे हैं। अगर रिजर्वेशन ना होता तो आज जो यूपीएससी में जो 1009 रिजल्ट आए हैं उसमें मैं बताऊंगा कि 90% लोगों की जो संख्या है वो 565 है और जो 10% लोग हैं उनकी संख्या 444 है। तो आप सोचिए जो 10% आबादी है इस देश में जनरल कैटेगरी की, अगर बिहार की जाति जनगणना और तेलंगाना के जाति जनगणना को आधार माने तो 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका सिलेक्शन 444 हुआ है। और जो 90% आबादी है जिसको एससी एसटी ओबीसी कहा गया है उनका सिलेक्शन 565 हुआ है। अब जनरल में कुछ और बातें भी बताऊंगा, देखना पड़ेगा। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 109 रिजल्ट है। उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कितने हैं। मराठा, जाट और पटेल ये 3 बड़ी किसान कम्युनिटी है जिनको अब तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये ओबीसी में नहीं है, ये जनरल में है। तो सवाल है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो किन लोगों को मिल रहा है। मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगा कि ये जो 444 सीटें हैं इसमें जाट, पटेल और मराठा समाज के कितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात ओबीसी कम्युनिटी की, एससी कम्युनिटी की और एसटी कम्युनिटी की। ओबीसी के 318 रिजल्ट आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो ये ओबीसी की संख्या 318 होती। इस देश के तमाम उन अधिकारियों को सचेत रहना चाहिए जो रिजर्वेशन से इस सिस्टम के हिस्सा बने हैं। शेड्यूल कास्ट के 160 अधिकारी चुने गए हैं और शेड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासी समाज के 87। टोटल संख्या है 565। अब मैं इसमें बताऊंगा कितने आईएएस, कितने आईएफएस और कितने आईपीएस हैं। उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी नौकरियां हैं। लेकिन सबसे पहले बात रिजर्वेशन की। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। पहले तो बात एससी एसटी ओबीसी की। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके मेरिट से हुआ है तो आप गफलत में हैं। 15 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं 1000 पदों के लिए। 10 करोड़ सवर्ण समाज की संख्या है। 10 से 14 करोड़ इस देश में अभी भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास हर सुख सुविधा के साधन हैं। सबसे ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी उसी समाज के बच्चे करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये मेरिट से नौकरी मिली है
तो आप गफलत में हैं। जिन लोगों ने जनरल में क्वालिफाई किया होगा, अब सोचिए ज्यादातर जो लोग हैं SC ST OBC के, वो रिजर्व कैटेगरी में भी क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है या फॉर्म भरने का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, जनरल में अप्लाई किया है, तो मैं मान लूंगा कि आप मेरिट से आए हैं। नहीं तो आपके इन पदों पर पहुंचने में रिजर्वेशन का बड़ा हाथ है, आरक्षण का बड़ा हाथ है। नहीं तो सोचिए जो 14 करोड़ 15 करोड़ आबादी है जनरल कैटेगरी की, उनसे आप कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके ज़्यादातर बच्चे टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास सुख सुविधा के सारे संसाधन हैं। उनके पास टॉप क्लास के स्कूल है, वो टॉप क्लास के कोचिंग में पढ़ते हैं, वो टॉप क्लास के शहरों में रहते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं इस देश में SC ST OBC, उनमें से 10% लोगों के पास भी अभी संसाधन नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि 318 जो OBC हैं, 160 जो शेड्यूल कास्ट हैं और 27 जो शेड्यूल ट्राइब हैं, इनके अधिकारी बनने में आरक्षण का बड़ा हाथ है। इसलिए जहां भी जिस पद पर आप लोग रहिए, आरक्षण की बचाने की लड़ाई जरूर लड़िएगा। और इसी आरक्षण को सारे 49, अभी OBC की आरक्षण 27% है, उसके बाद 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को है और 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को है, टोटल 49.5%। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 109 अधिकारी अब सवर्ण समाज के ही बन रहे हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आए हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि किसान कम्युनिटी के कितने हैं, खासकर पटेल, मराठा और जाट। ये वो किसान कम्युनिटी है जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब तक इनको आरक्षण नहीं मिला है। तो सोचिए 335 सीट जो है वो जनरल में आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसमें IAS की बात करें तो टोटल 91 जनरल के IAS बने हैं, 91 जो है वो जनरल के IAS बने हैं, OBC के 89 बने हैं। वहीं 113 IFS जो हैं वो बने हैं जनरल के, और 28 जो बने हैं, ये तमाम मैं डेटा आपको बता रहा हूं। IPS भी बने हैं। IPS जो हैं वो 74 जो हैं वो जनरल के हैं और 75 SC ST OBC के हैं। तो सोचिए 90% के लोगों के 75 बने हैं, 10% लोग समाज से आने वाले लोग 74 बने हैं। IFS की बात करें तो 28 जो है बने हैं जनरल कैटेगरी के, 27 बने हैं SC ST OBC के। मतलब 90% लोगों के 89 IAS बने हैं, IAS जो इस देश का टॉप नौकरी है, और 91 IAS बने हैं जो 10% जिनकी आबादी है। IFS की बात करें तो 28 IFS बने हैं जिनकी आबादी 10% है जनरल के, और 90% जिनकी आबादी है उनके 27 IFS बने हैं। IPS की बात करें तो 74 IPS जो है वो जनरल कैटेगरी के बने हैं और 75 IPS जो है वो 90% लोगों की आबादी के बने हैं। अब सोचिए आरक्षण न होता तो क्या होता। मैं पहले तो एक और बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे कुरमगज लोग हैं जो कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है। दरअसल मान लीजिए आप SC ST OBC हैं या आप तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं और आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरक्षण सिर्फ आपको दाखिले के एग्जाम में मिलता है। कहां मिलता है? दाखिले। एक शख्स हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी कहते हैं, वो कह रहा था कि आरक्षण वाले डॉक्टर के यहां कौन जाएगा, आरक्षण वाले इंजीनियर से पुल बनवाएगा तो पुल गिर जाएगा, आरक्षण वाले पायलट्स के में आदमी जहाज नहीं चढ़ पाएंगे। मैं उनको बता दूं, पहले तो आरक्षण की परिभाषा समझ लीजिए। आरक्षण उनको मिलता है, और जैसे मान लिया आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आपको इंट्रेंस एग्जाम में, जो सरकार इंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसमें रिजर्वेशन मिलता है। जब आपका एडमिशन हो गया तो आपको जनरल बच्चों, सभी बच्चों के तरह ही जो सेमेस्टर है वो पास करना होता है। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ एंट्रेंस लेवल पर, मतलब आपको दाखिले के समय रिजर्वेशन मिलता है। ये नहीं कि आपको इंजीनियरिंग की परीक्षा में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय जो एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, मेडिकल का एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम या एयरफोर्स का एग्जाम, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए कि रिजर्वेशन सिर्फ एक गेट खोलने का काम करता है। जैसे आपको क्रिकेट बैट पकड़ा के स्टेडियम में उतार दिया जाए,
तो आपको अपना मेरिट दिखाना होता है। और आरक्षण इसलिए है कि पहले दरवाजा लगा हुआ था कि नहीं, तुमको तो हम स्टेडियम में जाने ही नहीं देंगे। तो रिजर्वेशन जो है वो स्टेडियम में जाने देने का रास्ता है, बाकी आपको बैट पकड़ा दिया जाता है और आपको परफॉर्म करना है, चौके छक्के मारना। और देखा गया है कि जहाँ जहाँ रिजर्वेशन है, चाहे वो RBI हो, LIC हो, थाना हो, पुलिस हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ सबसे शानदार काम रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने किया है। सबसे कम भ्रष्टाचार के आरोप रिजर्व कैटेगरी के लोगों पर लगता है। तो बात आज मैं वो भी बताऊंगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए, 15 दिन बाद मार्क्स डलेंगे, इंटरव्यू दिखाऊंगा। सोचिए इंटरव्यू में किस तरह का जातिवाद होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए UPSC में, मैंने खुद IAS का इंटरव्यू दिया है, UPSC का मैंने इंटरव्यू दिया है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। इतना भेदभाव होता है इंटरव्यू में, और मैं UPSC के पूरे एग्जाम का अध्ययन करूंगा, और SC ST OBC के बच्चों को कितना नंबर मिला है वो भी बड़ा मार्क्स की बात होता है। बेईमानी किस तरह से होती है सो समझिए। आपसे पूछा जाएगा, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से आते हैं, उनको पता होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया के 17वें राष्ट्रपति का नाम बताओ। आज जो उनके वाले होंगे उनसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब आपको तो जातिवाद समझ में आता नहीं है, ये महीन जातिवाद है। अरे सवाल एक सेट करो, एक ही सवाल। अगर 17वें चेकोस्लोवाकिया के 17वें राष्ट्रपति का नाम पूछ रहे हो तो यही सवाल सबसे पूछो। आप सोचिए, इस तरह का महीन जातिवाद होता है। और ज्यादातर SC ST OBC के बच्चों को इसी तरह के इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं। तो UPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें 4 महिलाओं ने टॉप किया, उनको बधाई। ये मनुस्मृति की हार है, मनु की हार है। और दूसरी बात, जो भी अधिकारी बने हैं 318 OBC के, 160 शेड्यूल कास्ट के और 87 शेड्यूल ट्राइब के, आपको इस संविधान का और रिजर्वेशन के इस तंत्र का शुक्रिया करना चाहिए। नहीं तो 14 करोड़ आबादी है जनरल कैटेगरी की, गारंटी नहीं है कि सीट रिजर्व होती तो आप उसमें आ पाते। लेकिन एक मैंडेटरी किया हुआ है कि इतनी सीटें, 49.5% सीटें आपको SC ST OBC के लोगों से ही भरना पड़ेगा। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, ताकि 90% लोगों के लिए 90% रिजर्व रहे सीट। तो याद जरूर रखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आने दीजिए नतीजा, एक एक का विश्लेषण भी होगा कि किसके इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं। ये बड़ा सवाल है। और जो लोग रिजर्वेशन को मेरिट से जोड़ रहे हैं उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ देखना चाहिए, जो SC ST OBC से भी नीचे जा रहा है। तो रिजर्वेशन को लेकर कभी भी गिल्ट मत फील कीजिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और ये देश बनाने का तंत्र है। जब हर कम्युनिटी के, हर समाज के लोग होंगे तो ये देश मजबूत बनेगा। नहीं तो सब ऑर्थोडॉक्स, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होता है। जो देश में डाइवर्सिटी होता है, जैसे समझिए भारत में भारतीय टीम कब से मजबूत होना शुरू हुई? जब IPL का कंसेप्ट आया। क्यों? क्योंकि IPL के कंसेप्ट में 10 टीमें बनी, 10 में 15-15 खिलाड़ी, मतलब 150 खिलाड़ी हुए। 150 खिलाड़ियों को देश के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला कि कौन बेहतर है। तभी आपको रिंकू सिंह मिला, तभी आपको वर्मा मिला, तभी आपको यादव मिला, सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे होता था तो सिर्फ 15 खिलाड़ी का ही चयन होता था, बड़े शहरों के, जाति विशेष के लोगों के। तो जब ज्यादा देश के ज्यादातर लोगों को मौका मिलेगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, तो देश और मजबूत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार और बेबस रखकर आप मजबूत मुल्क नहीं बन सकते हैं। तो रिजर्वेशन इस देश को मजबूत बनाने की सबसे ताकतवर तरीका है। और इसीलिए कम से कम जिनकी जितनी आबादी है उनका उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन लगभग 90% होना चाहिए। जो समाज जितना है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वो और मेहनत कर सके। इसलिए 49% का कैप हटना चाहिए, जो अब पॉलिटिकल नारा भी बन चुका है। और इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। तो जो लोग मेरिट की दुहाई दे रहे हैं उनका इंटरव्यू भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में उनको कितने नंबर मिले हैं और रिटेन में कितने नंबर मिले हैं। सबसे ज़्यादा रिटेन में SC ST OBC के लोगों का नंबर होता है, इंटरव्यू में उनको नंबर कम किया जाता है। टीना डाबी इसकी गवाह हैं। ऐसे हजारों मामले हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।